हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप आप सभी ने इसके पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड किए वो आप सारे वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर बोला जाता है, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत हाई है। दैट इज योर 12 मार्क्स अप्रॉक्स विद न्यूमेरिकल्स, मतलब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल जर्नी। हम ये चैप्टर को क्या करेंगे, आपको भी पता है इस चैनल पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद फिर जब वो छोटे टुकड़े आपको समझ जाएंगे, जब आप सबको एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको मिलता है आपका फुल चैप्टर। वही पैटर्न हम इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में भाई? तो 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, वो पहले हम चेक कर लेंगे। वो चेक करने के बाद हम देखेंगे ये जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसके क्या इफेक्ट्स हैं। क्या बोला मैंने? इसके क्या इफेक्ट है। तो इसके हमें 2 इफेक्ट पढ़ने। कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। पहला पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट और सेकेंड वाला पढ़ना है हमें मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगेन आगे का चैप्टर का जो आगे का 2 पार्ट रहेगा, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटली कितनी वीडियोस आने वाली भाई। तो 3 वीडियो आएंगी, बराबर। जिसमें फर्स्ट आज मैं डिस्कशन करूंगा टोटल, इसके अंदर मैं आपको हीटिंग इफेक्ट भी कवर करवा दूंगा, और फिर इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट की 2, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत बड़ा है। इसी के अंदर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे मिलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सबसे फर्स्ट टॉपिक, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। सबसे पहले थोड़ा मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। थोड़ा ये 9th का हम बेसिक लेके चलेंगे, बिकॉज हमको इसमें जरूरत लगने वाली है। अपने हीट के बारे में, चलो हीट तो बाद में जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? वी से। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। फिर इसके बाद आता है चार्ज। ये हमको फर्स्ट पार्ट के लिए लगेगा, इसके लिए बता रहे हैं। चार्ज जो होता है वो डिनोट किससे किया जाता है भाई? तो क्यू से। और उसका जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। इसके बाद होता है करंट। करंट इज डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पेयर। क्या बोलेंगे भाई? तो एम्पेयर बोलेंगे। इसके साथ साथ टाइम को भी कंसिडर कर लेते हैं। टाइम डिनोटेड बाय टी, और इसका जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंड। फिर इसके बाद तुमने रेजिस्टेंस सुना है, ओम्स लॉ में। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओहम। ये सब आपको लिख के रखना है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस में इसे यूज करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो एक फॉर्मूला में याद रखना है, V इज इक्वल टू आई, दैट इज ओम्स लॉ। फिर हमको एक याद रखना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे मैं ये सारे फॉर्मूलेस को यूज करके आपको बताऊंगा कि 10th का चैप्टर कितना सिंपल है, बराबर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बस ये 2 फॉर्मूले हमें इतने लगेंगे। और एक लगेगा आई इज इक्वल टू टी, क्यू बाई टी। दैट आई मतलब देखो यहाँ पर मैंने दिया, आई मतलब करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, और क्यू बाई टी, क्यू बाई टी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर। ये सारे बेसिक्स आपको लगेंगे जो 9th के बेसिक्स है। बिना इसके आप ये चैप्टर को अगर आप शुरू करेंगे ना, तो स्टार्टिंग पार्ट आपको कुछ नहीं समझेगा। पहले बोल दे रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, या फिर फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जिस फ्लो में मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो फ्लो में आपके नोट्स बनने चाहिए। नोट्स, अगर आप ये नोट्स मतलब क्या, जो मैं लिखा रहा हूँ उसी को आपको क्या करना है? कॉपी आउट करना है। बाद में उसी को जितनी टाइम रिविजन करना उतनी टाइम आप रिवाइज करिए। चलिए, तो आगे आगे अगर हम चलेंगे तो सबसे फर्स्ट हम जो बात करेंगे ना, उसके अंदर हमारा ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ये कूलम वाला यूज होगा। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। चलिए मूव करें आगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या देखना है? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब मैं एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट देखूंगा तो क्या बोला? देखो, इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। अब ये ए टू बी कहाँ से आ रहा है? तो ये इधर डायग्राम से आ रहा है। डायग्राम दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक का। जो चैप्टर शुरू होगा उसके सेकंड पेज पे टॉप कॉर्नर में आपको डायग्राम मिलेगा। ये सारी चीजें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, यहाँ से ना थोड़ा हम एक पैटर्न समझते हैं। ये लिखा है, आने दो इसको, ठीक है। इसको भी लिख लेते, फिर मैं पूरा का पूरा एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ कि ये मेरा सर्किट है, बराबर। अगर सर्किट में मैं इसको यहाँ से गायब कर दूं और इसको यहाँ पर एक वायर से जोड़ दूं, तो जब मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट मतलब क्या, मेरा आई जब यहाँ से फ्लो करेगा तो प्रॉपरली आराम से फ्लो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट
as soon as मैंने ये रेजिस्टर लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, तो ये रेजिस्टर लगाया, ये रेजिस्टर है, क्या है, रेजिस्टर। इसका काम क्या है, ये हमें प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करेगा। बराबर, इतना समझ में आया क्या बोला मैंने। वापस मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देख भाई, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि रेजिस्टर नहीं है, रेजिस्टर नहीं है तो ये वायर डायरेक्टली ऐसा कनेक्टेड होगा। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मेरा करंट इजीली फ्लो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट as soon as मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टर लगा दिया, अब ये रेजिस्टर क्या करेगा, मेरे करंट को स्टॉप करेगा। मतलब क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट का मतलब मैंने बताया, जो जो बता रहा हूँ साइड में छोटे छोटे नोट्स बना के लिखते जाओ। रेजिस्ट मतलब टू स्टॉप दी फ्लो ऑफ करंट। बराबर। अब तो क्या लगता है तुम्हें, इस पॉइंट पर जब करंट यहां से मेरा निकल के यहां से यहां तक आ रहा है, इस पॉइंट के बाद करंट आगे नहीं जाएगा, स्टॉप कर रहा है, रेजिस्टर स्टॉप कर रहा है, मतलब करंट रुकना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है क्या कि ये ए टू बी नहीं जाने वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए टू बी जाएगा, बराबर, ए टू बी भी करंट जाएगा। बट ए से बी जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना। क्या करना पड़ेगा भाई, तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आया। अब देखो ये स्टेटमेंट के साथ हम जाते हैं। इफ अ चार्ज क्यू, चार्ज बताया मैंने, फ्लो फ्रॉम ए टू बी, वर्क वी क्यू हैज बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए टू बी जाने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। अभी ये क्वेश्चन है कि ये जो एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो एनर्जी आ रही है, फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी इज गोइंग टू कम। तो बाजू में देखो पिक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैटरी, या फिर अगर आप बोलो तो सेल। ये सेल हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी। किसको प्रोवाइड करता है, चार्ज को, सो दैट अ चार्ज कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बैटरी मतलब ये वाला, ये क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। क्या मार रहा है भाई, धक्का। अगर ये धक्का मार रहा है तो मेरा करंट जो है आगे आगे ऐसा मूव करेगा। इधर आने के बाद ये करंट रुक रहा है ना, बट पीछे से धक्का तो लग ही रहा है। अगर पीछे से धक्का लग रहा है तो ये ए टू बी भी जाएगा। बराबर। अभी इसी को हमें क्या कर रहा है ना, फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, दैट इज द वर्क इज परफॉर्म्ड इन टाइम टी, देन ड्यूरिंग द टाइम द एनर्जी वी क्यू इज गिवन टू द रेजिस्टर। इसका मतलब क्या, कि जब ये यहाँ से मूव कर रहा है, जब ये यहाँ से मूव कर रहा है, उस टाइम पर इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है ना। रेजिस्टर उसको थोड़ी देर के लिए रोकेगा, और जब ये रोकेगा तो ये यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एनर्जी किसको मिल रहा है, ये एनर्जी मिल रहा है किसको भाई, तो रेजिस्टर को। और यही एनर्जी आगे चल के हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करें। आई होप आप सबको समझ में आया कि मैंने क्या क्या बोला। चलिए अब इसके बाद हम आगे जब देखेंगे फर्दर, व्हाट हैपेंड टू दिस एनर्जी, ये एनर्जी को क्या होता है। अब ये जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, तो हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के डिफरेंट अप्लायंसेस आपने यूज किए। हीट एनर्जी का मतलब क्या है पता है क्या, मैं डायरेक्ट ये जो मेरा रेजिस्टर है ना, इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, बल्ब लगा दूंगा। बल्ब लगा दूंगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा है, रेजिस्टर के पास जो एनर्जी था, रेजिस्टर हटा के बल्ब लगाया, तो अब बल्ब को वो एनर्जी मिल रहा है, और बल्ब को एनर्जी को यूज करके हीट में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलिए देख लीजिए, यहां तक हम पहुंच चुके थे। पहला, ये तुमने देखा, ये घर पे हम प्रेस यूज करते हैं, तो समझ लो रेजिस्टर की जगह मैंने प्रेस का स्विच लगा दिया। अब प्रेस क्या कर रहा है, वो एनर्जी को यूज कर रहा है, और एनर्जी को यूज करने के बाद वो कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर भाई, तो हीट एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, वाटर हीटर, देखो उधर टॉप में दिख रहा है इलेक्ट्रिक हीटर। और इसके बाद ये देखो हमारा प्यारा सा बल्ब, जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए अब लेट्स डिराइव फॉर्मूला फॉर हीटिंग। हमको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखो फॉर्मूला डिराइव करना कितना चिंदी है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से मेरा ये ऐसा पार्ट है, यहाँ पर ये खचर खुचूर है, यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ पर ये मेरा बैटरी है, बराबर ऐसा है। तो जब यहाँ से मेरा करंट फ्लो कर रहा है, मैंने इसको पॉइंट ए लिया, मैंने इसको पॉइंट बी लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला था, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मेरे को बताओ, इधर फोर्स कौन लगा रहा है, बैटरी लगा रहा है। अगर बैटरी फोर्स लगा रहा है तो इट इज डिनोटेड बाय वी, पोटेंशियल डिफरेंस ना। और डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, चार्ज का। चार्ज मतलब क्या मेरा, क्यू।
अब आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब नोट डाउन क्यों करने को बोला। यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, बैटरी, और फोर्स लगाने की वजह से मूव कौन कर रहा है, चार्ज, इसीलिए फोर्स लग रहा है बैटरी से और चार्ज मूव कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, तो वर्क डन मिल जाएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया, स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा पावर का, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर तो बहुत होते हैं बट यहाँ पर कौन सा पावर हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, तो वर्क अपॉन टाइम। अब ये वही वर्क है, ये वही वर्क है जहां पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, जहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वाला स्टेटमेंट को इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो वी डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी डॉट क्यू बाय टी लिखूंगा, बराबर। और अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा सारे फॉर्मूले देखो जो मैंने पहले लिखवाए हैं, वो फॉर्मूलेस पे जाओ। जब आप वो फॉर्मूलेस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो क्यू बाई टी है, दिस इज नथिंग बट माई आई। आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा वी इंटू आई। इसका मतलब मेरे को मेरा फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया, पावर इज इक्वल टू वी आई। दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, याद रखना, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला पावर का क्या बताया, P इज इक्वल टू वी आई। अब इस पेज पे मैं जितना भी फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप उसको लिख लो, लिखोगे तो बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। क्या यूज करेंगे, ओहम लॉ। ओहम लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब आप बोलोगे सर मेरे को फॉर्मूला नहीं आता, अरे भाई फर्स्ट पेज पे लिखा के दे दिया, वहां से लिख लो फटफट। चलिए अब देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये मेरा P है ना, और यहाँ पर देखो दिख रहा है V और I दिख रहा है। मैं V की जगह क्या करूंगा, आई आर को सब्स्टिट्यूट करूंगा। V की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई आर लिखूंगा, और एक I पहले से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। दिस इज पावर का सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज आई स्क्वायर आर। ये हमारा हो गया पावर का सेकेंड फॉर्मूला। सिमिलरली जब मैं थर्ड फॉर्मूले पे एंट्री लूंगा, कहा लूंगा एंट्री, थर्ड फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। अब मैंने देखो V को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, अब मैं V को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, I को सब्स्टिट्यूट। अगर मैं I को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फॉर्मूला देखिए क्या है मेरा, V इज इक्वल टू आई है। अब इसको अगर मैं चेंज करूँ तो फॉर्मूला होगा V अपॉन R इज इक्वल टू आई। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा भाई ये क्या करवा रहा है इतना बोरिंग, बट मैं आपको एक्चुअली लिटरली बता रहा हूँ, जब आप ये पार्ट देखेंगे तभी आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा, सब कनेक्शन में चलेगा, पहले बोल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, P इज इक्वल टू वी, तो मेरा इसी रहेगा, I की जगह सब्स्टिट्यूट करना, तो I की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, V अपॉन R। मैंने कहा सब्स्टिट्यूट किया, I की जगह सब्स्टिट्यूट, तो मेरा यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया मेरा थर्ड फॉर्मूला। अब ये जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले ना सब पावर के फॉर्मूले, बट मेरे को क्या करना है, मुझे ना ये पावर के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना, ये आप लिख लेना, मुझे ये पावर के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हीटिंग के फॉर्मूले। तो अगर मुझे पावर के फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है हीटिंग के फॉर्मूले में, तो मुझे सिर्फ उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम से। मतलब यहाँ पर मेरा क्या था, पावर था P इज इक्वल टू वी आई। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई टाइम किया तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। दिस इज माई हीटिंग का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। सिमिलरली सेकंड मेरा कौन सा था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर मैंने इसको T से मल्टीप्लाई किया तो जो फॉर्मूला बनता है इसको मैं बोलूंगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब याद रखना इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में कभी अगर आपसे पूछा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको ये लिखना है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी तुम बता सकते हो, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर है। अगर मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये हो जाएगा मेरा हीटिंग का फॉर्मूला। तो जो मैंने सर्कल्स किए हैं, बराबर, यहाँ पर एक सर्कल, ये रेड वाला सर्कल में देखो, जितने मैंने ब्लैक सर्कल किए ये 6 के 6 आपके फॉर्मूले हैं, जिसमें 3 आपको डिराइव करना है, बाकी 3 में सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले के ऊपर आएगा, तो आई होप आप ये सारे का सारा लिख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे, डिपेंड्स ऑन यू। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे फर्दर। अब जब हम मूव करेंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ये मेरा क्या भाई, बैटरी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टर। तो जब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पर रुकेगा, बराबर ना,
करंट रेजिस्टर क्या कर रहा है, करंट को रोक रहा है, और जब करंट वहां पर रुकेगा तो करंट क्या करेगा, वो एनर्जी जो है वो रेजिस्टर को देगा, और जब वो एनर्जी रेजिस्टर को देगा तो रेजिस्टर एनर्जी लेके गर्म हो जाएगा, और जब वो गर्म हो जाएगा उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट तो आ रहा है बट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। चलिए, तो सबसे पहले व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, हीट उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट, ड्यू टू द करंट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट तो हो रहा है बट बिकॉज ऑफ करंट, इसीलिए उसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए अभी इसका डायग्राम भी देख लीजिए। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मैंने बैटरी कनेक्ट किया, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टर है। अगर सपोज मैंने इस रेजिस्टर को यहाँ से हटा दिया, रेजिस्टर जब तक रहेगा तब तक मुझे कोई भी हीटिंग इफेक्ट दिखेगा नहीं, रेजिस्टर हीट यूज कर रहा है बट मुझे कुछ दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टर को यहाँ से गायब करूंगा और रेजिस्टर की जगह लाऊंगा बल्ब। एज सुन एज मैंने बल्ब अप्लाई किया तो जो भी करंट यहाँ पर जाएगा रेजिस्टर में, ये इसको क्या करेगा, गर्म करेगा, और गर्म करेगा तो ये ऐसे क्या करेगा भाई, तो ग्लो करेगा। समझा गया इतना। चलिए मूव करते फर्दर। इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, देखो इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इक्विपमेंट है ये किसका यूज करते हैं, दे मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी तुमने वाटर हीटर देखा है, बराबर, ठंडी के टाइम में पानी गर्माते तो तुम स्विच में लगाते हो, लगाने के बाद तुम उसको पानी में ऐड कर देते हो, तो जितना भी करंट ले रहा हो, करंट जा किधर रहा, वो जो कॉइल है ना, ऐसा ट्विस्टेड वाला कॉइल रहता है, वो कॉइल के अंदर सारा करंट जा रहा है और वो करंट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। तुमने प्रेस किया, घर पे कपड़े प्रेस किए, तुम स्विच लगाते हो वो गर्म होने लगता है, कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो हीट को, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट। तुमने आजकल इंडक्शन देखा रहेगा, बराबर, इलेक्ट्रिक कुकर, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्विच में आप फिट करते हो और डायरेक्ट उसके अंदर में कॉइल होता है, वो कॉइल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट लेता है और इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, और उसकी वजह से आपके गैस जलते हैं। बल्ब देख लो, बल्ब में आपको दोनों दिखाई देता है, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट भी होता है और प्लस वही हीट रेडिएट जब करता है तो वो लाइट के इफेक्ट में भी आता है और उसके वजह से हम लाइट को यूज करते हैं, बराबर। चलिए फर्दर देखते हैं। ये देख लो, ये तुम्हारा क्या है, वाटर बॉयलर। नेक्स्ट दिस इज योर, अभी देखो यही कॉइल की मैं बात कर रहा था, तो जैसे ही देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से क्या आता है, करंट आता है, और जब करंट आता है तो इसके अंदर क्या जनरेट होता है, हीट। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, हीट ऐसे जनरेट होता है और उसी हीट को हम यूज करते हैं टू कुक अवर फूड। नेक्स्ट देख लो बल्ब, ये देखो यहाँ पर ये जो कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल बना किससे रहता है, टंगस्टन। आगे ये सब लिखा हुआ है तो मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, फर्दर बता दूंगा। इसके बाद का जो पार्ट आपको मिलेगा, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी, ऐसे कंडक्टर को हम यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट ज्यादा रुकेगा, जितना ज्यादा करंट रुकेगा, वापिस सुन मेरे भाई, ध्यान इधर रख, जितना ज्यादा करंट रुकेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। इसीलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका रेजिस्टिविटी हाई है। अगर कम रेजिस्टेंस का यूज करोगे तो क्या होगा ना, वो करंट को जाने देगा, और करंट जब आसानी से चला जाएगा तो वो गर्म नहीं होगा, तो मतलब हीटिंग इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसीलिए याद रखना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हाइयर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, वाटर हीटर जो दिखाया था उसका जो कॉइल रहता है, कॉइल, ये देखो ना आपने ऐसा देखा रहेगा, ऐसा 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 ट्विस्टेड रहता है, दिस ट्विस्टेड कॉइल इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, तो रेजिस्टर बोलेंगे, याद रखना। तो अगर आपको किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में कौन सा रेजिस्टर यूज होता है, तो नाइक्रोम कॉइल यूज होता है। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा बल्ब का, तो बल्ब में कौन सा यूज होता है, बल्ब में यूज होता है टंगस्टन। क्या यूज होता है, टंगस्टन। इसका भी मेल्ट, एक और बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहता है। क्यों पता है, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा ना तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होगा ना तो मेटल है तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट को भी ज्यादा रखा जाता है हाई। ऐसे ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, क्योंकि अगर बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो बल्ब सपोज मैंने लगाया, बराबर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा। बट अगर सपोज मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मैं बल्ब लगाते ही आधे घंटे बाद वो ब्लास्ट हो गया, आधे आधे घंटे बाद वो मेटल मेल्ट हो गया, तो वापस मुझे आधे घंटे बाद नया बल्ब लाना पड़ा। ऐसे करेंगे तो एक दिन में भाई मुझे कितने बल्ब लाने पड़े, बराबर। इसीलिए यहाँ पर हमेशा हाई
हाइयर मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स को यूज किया जाता है। ये भी पॉइंटर बाजू में लिख के रखो। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपके टेक्स्ट बुक के ही पार्ट है, तो आप बिना कुछ बोलते हैं ना सोचे समझे, बिना हिचकिचाए आप ये सब लिख सकते हैं। यही सेम लाइंस आपको एक बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। चलिए लिख लेते हैं भाई इसमें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अभी मैंने आपको पावर बताया था। पावर का यूनिट होता है 1 वॉट, बट ना 1 वॉट बहुत छोटा है, इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। 1 वॉट क्या है? बहुत ही छोटा यूनिट है। तो हम वॉट की जगह, 1 वॉट की जगह वी यूज 1000 वॉट, मतलब 1 किलो वॉट को हम क्या करते हैं, यूज एज अ यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस मतलब क्या? डेली लाइफ। डेली लाइफ में अगर सपोज मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, बराबर, तो गाड़ी से जा रहा हूँ तो वहां पर डिस्टेंस कवर हो रहा है। डिस्टेंस को मैं मीटर में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ, और किलोमीटर में भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो कितना ज्यादा वैल्यू आएगा, कितना बड़ा वैल्यू आएगा। इसीलिए छोटा वैल्यू लाने के लिए हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं मेरे मीटर बोर्ड का बात करूँ, घर में जो मीटर बोर्ड होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसके अंदर अगर मैं पावर का यूनिट निकालू तो वॉट में नहीं निकालते, हम निकालते हैं किलो वॉट। क्यों? क्योंकि इट इज कन्वीनियंट टू यूज रे बाबू, सिंपल है रे। इजी, इजी चाहिए ना सबको, तो वहां पर इजी करने के लिए हम वॉट को कन्वर्ट कर देते हैं, वॉट को कन्वर्ट कर देते हैं केडब्ल्यू, मतलब किलोवाट। इफ 1 किलोवाट आवर, अच्छा ठीक है, इफ 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, अगर मैं 1 किलोवाट यूज कर रहा हूँ, मतलब 1000 वॉट यूज कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 kWh। एंड दिस 1 kWh इज नथिंग बट योर 1 यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। अब अगर सपोज मैंने इस 1 kWh को कन्वर्ट किया जूल के अंदर, तो ये होता है मेरा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बता दिया। अभी आगे यही सब लिखा हुआ है। लेट्स सी। 1 किलो, देखो 1 kWh इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। किलोवाट को कन्वर्ट किया वॉट में तो 1000 वॉट, आर को कन्वर्ट किया मैंने सेकेंड्स में तो 3600 सेकेंड। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड, एंड दिस वॉट सेकेंड इज नथिंग बट योर जूल। एग्जाम में तुमको ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेंगे। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू डैश जूल, तुमको लिखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। दैट्स इट। दूसरा दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो 1 किलोवाट होता है, 1 kWh होता है, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी भी हमको ये काम लगेगा। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना समझा वो सब कुछ समझ में आया है पक्का, क्योंकि अब इसके बाद मैं एंट्री कर रहा हूँ डोमेस्टिक सर्किट्स। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे देख, डोमेस्टिक मतलब क्या? घरेलू, घर में। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब क्या? हम घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट, बराबर। चलो फर्दर, अब डोमेस्टिक सर्किट की बात करेंगे ना, तो होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट वायर। 3 तरीके के वायर होते हैं। देखा कभी तुमने स्विच देखा? स्विच बोर्ड। ये देखो इधर इधर टॉप में दिख रहा है, देखो एक वायर इधर लगता है, एक वायर इधर लगता है, एक वायर इधर लगता है। भाई तेरा ध्यान किधर है? तेरा टीचर इधर है, देख ले भाई, पटपट 3 डॉट्स बनाए। ये तीनों डॉट में 3 अलग अलग वायर यूज होते हैं। अभी यही सब समझाएगा मैं भाई, ध्यान से, सब ध्यान इधर ही रहेगा। देखो ये आ रहा है हमारा केबल, देखो 3 वायर निकले क्या? यस। ये 3 वायर में एक होता है हमारा अर्थ वायर, जिसको बोलते हैं अर्थिंग। जो थोड़े ना ऐसे बोलते हैं ना घर का काम, लड़के लोग थोड़ा घर का काम अगर आप करते हो तो आपको पता रहेगा कि ऐसे 3 वायरिंग होती है। एक होता है अर्थिंग, उसके बाद एक होता है लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल वायर। अब इसमें ना सबसे मेन कौन सा है? लाइव वायर। इसको छुआ तो फिर कुछ छूने लायक बचोगे नहीं भाई, क्योंकि लाइव वायर इसके अंदर करंट है, झटका लगेगा जोर से। न्यूट्रल वायर, इसका कुछ काम नहीं रहता, ये जस्ट सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अर्थ वायर, इसका बहुत बड़ा रोल है भाई, ये छुपा रुस्तम है, तुम्हारे सर्किट में प्रेजेंट रहता है, तुमको कभी पता नहीं चलेगा। बट जैसे सर्किट में थोड़ा भी करंट यहाँ वहां हो रहा है, कोई सब लोग मतलब ऐसा बोला जाता ना कि बाउंसर्स लोग हैं, बॉडीगार्ड से खड़े रहेंगे, थोड़ा भी यहाँ वहां कुछ हुआ पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो अगर सर्किट में थोड़ा भी करंट यहाँ वहां हो रहा है तो अर्थ वायर का काम रहता है, वो उसको कैप्चर करेगा और फटाक से बाहर निकालेगा कि भाई तू सर्किट को खराब कर रहा है, चल निकल पहली फुर्सत में। बेचारा अर्थ वायर इतना अच्छा काम करता है, सोचो। चलिए फर्दर, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, हमारे घर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। वोल्ट क्यों भाई? वोल्ट क्यों जरा बता दे। चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले बताया मैं, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसीलिए इधर वोल्ट चिपकाया। समझा क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में डोमेस्टिकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश, तो तेरे को क्या लिखना है? 220 वोल्ट, दिमाग में बैठा ले, बराबर। चलिए अब जो फर्दर देखेंगे, आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के सेटअप।
ये ना टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है, बट जानना जरूरी है, समझा दूंगा एकदम इजीली समझ जाएगा। डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल सेटअप में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला मेरा घर का बोर्ड होता है। मेरा घर का बोर्ड किससे कनेक्टेड होता है? मेरे मीटर बोर्ड से कनेक्ट होता है। और ये जो मीटर बोर्ड है वो किससे कनेक्टेड होता है? मेन कनेक्शन से, मतलब जो म्यूनसिपालिटी से कनेक्शन आ रहा है। अब जो मेरे घर का मीटर बोर्ड है वो अलग अलग वायरिंग से कनेक्टेड होता है। अलग अलग वायरिंग में सपोज ये स्विच है तो इसमें स्विच में 3 वायर्स होंगे। एक होगा मेरा अर्थिंग, एक होगा मेरा लाइव, और एक होगा मेरा न्यूट्रल। अब इसी का जो कनेक्शन है यही पूरा एक अच्छा सा एनिमेशन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंटेड होगा। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट, दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, मतलब ये गवर्नमेंट वाला है। इसके बाद ये हमारा मीटर बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर घर का है। अब हमारे घर पे आ गए। ये मेरे घर के अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है ना, घर में देखा कोई डब्बा जो रहता है उसको बोलते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके बाद मेरे घर के 3 स्विचेस, 3 अलग अलग रूम में भाई, एक मेरा रूम, बाकी समझ लो 3 अलग अलग रूम में 3 अलग अलग स्विचेस है। अब इसमें जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज अर्थिंग, जो रेड दिख रहा है दैट इज लाइव, जो ब्लैक दिख रहा है दैट इज न्यूट्रल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जब यहां से वायर निकलेगा तो देखो ये रेड वायर है, दिस रेड वायर इज नथिंग बट अवर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लाइव वायर। सबसे पहले निकला इलेक्ट्रिक फ्यूज से, फिर जाएगा मेरे घर के इलेक्ट्रिक मीटर में, फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, फिर वहां से डिवाइड होकर हम सब जगह उसको डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसी के जैसा हमारा डिवाइड होगा कौन? ये लाइव वायर हो गया। इसी के साथ हमारा डिवाइड होगा ब्लैक वायर, दिस ब्लैक वायर इज नथिंग बट, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक वायर, बताया था ना अभी, न्यूट्रल। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, देखो इधर लिखा है 220 वोल्ट। अब लास्ट में क्या आता है? अर्थिंग, देखो ग्रीन वायर दिख रहा है, अर्थिंग ऐसे कनेक्टेड होता है, बराबर। अब तीनों से अर्थिंग कनेक्टेड है, मेन सर्किट से भी, मेन यहाँ से मेन से कनेक्टेड भी रहता है कभी कभार, और मीटर से कनेक्ट नहीं होता है डायरेक्टली। ये कहाँ पर होता है भाई? तो अंडरग्राउंड जाता है। कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड, डायरेक्ट अंडरग्राउंड। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्किट में अगर करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये इसका काम है, ही इज अ बाउंसर, इसका काम है वो सर्किट, वो करंट को बाहर निकालना, और वहां से निकाल के सीधा का सीधा वो ग्राउंड में डाल देता है। अब कुछ बहुत अच्छे लोग रहेंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ते, बोलेंगे सर ग्राउंड में जा रहा है तो झटका लगना चाहिए ना। ग्राउंड में जाकर डिस्पर्स हो जाता है, और जब वो डिस्पर्स हो जाता है तो कोई भी करंट फील नहीं होता, बराबर। आई होप आपको ये सर्किट समझ में आ गया कि ये सर्किट कैसा है और यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कनेक्ट होती है। ये अर्थिंग है। चलिए एक देखो कनेक्शन सेटअप, ये हमारा पावर सोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ से देखोगे, अगर एक देख रहे हो लाइव वायर दिख रहा है, और ये जो नीचे वाला है इसे हम न्यूट्रल वायर बोलेंगे। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये बाहर निकल के, और ये मेरा मेन स्विच बोर्ड, यहाँ से फिर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है। ऐसे हमारे घर का सेटअप होता है। देखो इधर दिख रहा है वॉशिंग मशीन, ये देखो यहाँ पर ये जो ऐसा बाहर आया है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोला है अर्थ वायर। और ये वाला जो वायर है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। और यहाँ पर ये आपका अर्थिंग वाला पार्ट कनेक्टेड है, अर्थ वाला पार्ट, और ये हो गया आपका लाइव वायर। वापिस एक बार देख लो फटफट, चलो बताओ फटाफट। देखो ये मेरा लाइव वायर कनेक्टेड है मेन पावर सोर्स से, और फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है किससे? मेरे स्विच से। फिर यहाँ से न्यूट्रल वायर, मैंने बोला ना न्यूट्रल वायर का काम क्या है? सिर्फ वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। यहीं से एक देखो अर्थिंग कनेक्टेड है अंडरग्राउंड, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। फिर ये हो गया मेरा न्यूट्रल वायर, यहाँ पर ये मेरा अर्थ का सरफेस है। पावर सोर्स हो गया, लाइव वायर हो गया, और ये हमारा वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन इज कनेक्टेड। इसमें देखो 3 वायर गए, एक इधर एक इधर एक इधर। आई होप पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ गया, ये कनेक्शन सेटअप। अब इसके बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू सी अ फिनोमिना कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट होता क्यों एक्चुअल में? इसके 2 रीजन है। कितने रीजन है भाई? मेजोरिटी इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन, फॉल्टी वायर। भाई तेरा वायर ही खराब है, फॉल्टी वायर। फॉल्टी वायर सबसे फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। अब फॉल्टी वायर कैसे होगा भाई? मैं तो नया नया खरीद के ला रहा हूँ, अच्छा होगा कंपनी ने पूरा एकदम प्रॉपर दिया। हाँ प्रॉपर दिया है। जब तुम वायर लगाते हो तो वो 1 साल 2 साल 3 साल तक उसके अंदर भी तो हीट जनरेट हो रहा है ना भाई। तो उसका जो कवरिंग रहता है ना, कवरिंग, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। और जब कवरिंग वीक होता है तो स्लोली स्लोली, और तुम देखोगे 4 से 5 वायर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, हमेशा ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। तो वो जो वायर रहेगा वो जब एक साथ आएगा तो उनके अंदर ज्यादा हीट फ्लो, बराबर। तो सबसे पहला हो गया फॉल्टी वायर। और सेकेंड वन हो गया कोटिंग, कोटिंग ऑफ वायर गोज अवे। अगर इसका कोटिंग चला गया है तो भी उधर क्या जनरेट होगा भाई? तो शॉर्ट सर्किट। तो एग्जाम में अगर कभी गलती से आपको किसी ने पूछा व्हाट आर द रीजंस फॉर द शॉर्ट सर्किट, तो आपको 2 रीजन लिखना है। फर्स्ट वन इज योर फॉल्टी वायर एंड सेकंड वन इज योर कोटिंग ऑफ वायर गोज अवे। चलिए तो ये टॉपिक देखते हैं। देखो ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोटिंग
on the live and neutral wire gives away, the two wires come in contact with each other and large current flows through it producing heat. तो पहला रीजन क्या है, फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, और सेकंड क्या है, मैंने बोला तो प्लास्टिक कोटिंग गायब हो गई है। ये दो पैटर्न अगर मैं देख रहा हूं तो ये दो पैटर्न की वजह से क्या हो रहा है, दो वायर, एक लाइव वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर, ये दोनों आपस में आ रहे हैं। और जब आपस में, आप देखो भाई, दो लोग जब भी आपस में आ रहे हैं कोपचे में, तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, हीट हीट जनरेट होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, और इसी से क्या हो जाता है भाई, तो शॉर्ट सर्किट। आई होप समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा सेम आगे, इफ एनी इन्फ्लेमेबल मटेरियल। अच्छा, इन्फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो जल्दी से फायर कैच करती है। अगर ऐसा कोई मटेरियल है जो जल्दी से फायर कैच कर रहा है, सच एज वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस, इट कैन कैच फायर। जो उस जगह के आजू बाजू में है, बराबर, तो वो फटाक से क्या कर लेगा, ज्यादा हीट की वजह से फायर कैच कर लेगा, और वो फायर कैच किया तो आजू बाजू पूरा आग फैलेगा, उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और कभी कभी ब्लास्ट भी होता है। इसके बाद देखेंगे, देखो दिख रहा है, दिस इज माय अर्थ वायर, ये मेरा लाइव वायर, सॉरी लाइव वायर, और ये न्यूट्रल वायर, और जब ये आपस में देखो इधर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, स्पार्क, एंड दिस स्पार्क इज नथिंग बट योर शॉर्ट सर्किट। देखो ऐसा भी हालत हो जाता है, क्या करेंगे, मेरे मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, ऐसा हालत भी होता है। देयरफॉर अ फ्यूज वायर, अब इनका मसीहा कौन है, अगर मेरे को शॉर्ट सर्किट से बचना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा फ्यूज वायर, विच इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब क्या, देख, जब तू बीमार पड़ता है, बराबर, बीमार पड़ने के बाद तू दवा ले रहा है, उसको बोलते क्योर, बराबर, इलाज बोलते हैं। बट अगर मुझे बीमार ही नहीं पड़ना तो मैं उससे पहले ऐसा कुछ काम करूंगा जिसकी वजह से बीमार ना पड़ू, उसको बोलते हैं प्रिकॉशन, बराबर। तो अगर मेरे को शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक ही ऑप्शन है, तुम्हें वो पूरे के पूरे बोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर मैं ये चाहूँ कि भाई शॉर्ट सर्किट ही ना हो, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, फ्यूज वायर यूज करूंगा। याद रखना क्या यूज करूंगा, फ्यूज वायर। अब ये जो फ्यूज वायर होता है ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। क्या बोला मैंने, लो मेल्टिंग पॉइंट। और जैसे ही इस फ्यूज वायर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्या बोला मैंने, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। चलो मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ, देखो सपोज ये मेरे घर का मीटर बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, और यहाँ पर ये मेरा मीटर है, बराबर। मीटर से करंट इधर जा रहा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट जब आगे होगा तो यहाँ पर बीच में मैं क्या लगाऊंगा भाई, तो फ्यूज। अब ये फ्यूज में ना एक वायर होता है, देखो दिखेगा आपको यहाँ पर, फ्यूज में ना ये वायर होता है। अब जैसे ही यहाँ से करंट, ये फ्यूज की औकात कितनी है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही करंट, उतना ही करंट को झेल सकता है, उतना ही हीट भी झेल सकता है। उससे ज्यादा अगर हीट होगा तो क्या होगा पता है, देखो, और आगे फिर ये कनेक्टेड होता है अलग अलग अप्लायंसेस, बराबर। सपोज यहाँ पर टीवी हो गया, यहाँ पर फ्रिज हो गया, फिर यहाँ पर आपका बल्ब हो गया, ये सबसे कनेक्टेड है। बट एज सुन एज यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा तो ये जो मेरा वायर है ना, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये वायर मेल्ट होगा, मतलब क्या होगा, देखो ये ऐसा था और ये ऐसा, अब ये सर्किट टूट गया ना, तो यहाँ पर हम बोलते हैं सर्किट ब्रेक हो गया। क्या बोलेंगे, सर्किट ब्रेक। अब जब सर्किट ब्रेक हो गया तो तुम ही बताओ, यहां से कितना भी करंट आ जाए वो आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो ये सब में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है क्या, नहीं है चांसेस, बराबर। इसीलिए हम फ्यूज वायर को क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। और फ्यूज वायर को यूज कहाँ करते हैं, हमेशा डोमेस्टिक सर्किट में, याद रखना कहाँ पर यूज करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में। तो आप बोलोगे घर के लिए तो फ्यूज वायर है, बाकी अगर बड़ी बड़ी जगह रहेगी, कंपनी विंपनी रहेगा, तो उधर क्या यूज करेंगे, उधर यूज करते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जो इसके पास बताऊंगा। देखो ये होता है हमारा फ्यूज वायर, इसके बीच में ना यहाँ पर एक वायर होता है, बराबर, आपने ये देखा रहेगा। As soon as a high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit, and any mishap is avoided. Mishap मतलब कोई भी खतरा जो रहेगा वो टल जाता है। फ्यूज वायर क्या हो गया भाई, मेल्ट हो गया, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, उसने क्या कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट अगर ब्रेक हो जाएगा तो मिशअप मतलब कोई भी एक्सीडेंट जो होने वाला था बिकॉज ऑफ हीट की वजह से, वो क्या हो जाएगा, अवॉइड, मतलब स्टॉप। इसके बाद देखो ये फ्यूज, अच्छा अब फ्यूज भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये फ्यूज हमारा डोमेस्टिकल सर्किट, ये फ्यूज को यूज किया जाता है व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। कार हो गया, फिर आपका ये स्कूटी हो गया, फिर आपका बाइक हो गया, उसके अंदर ये वाले फ्यूज यूज किए जाते हैं। ये वाला फ्यूज भी यूज किया जाता है, ये ग्लास वाला रहता है, इसको बिगर बिगर बोलते हैं ना, इसमें यूज करते हैं, मशीन्स में यूज करते हैं।
अब इसके बाद हम बात कर लेंगे एक टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। आई होप आपको फ्यूज वाला पार्ट समझ में आया। मैं आपको एक बार चैप्टर का फ्लो बता दूं। सबसे पहले हमने बात किया था एनर्जी ट्रांसफर। क्या बात किया हमने? एनर्जी ट्रांसफर। फिर एनर्जी ट्रांसफर के बाद मैंने आपको डिराइव किया फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई वाला। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट बताया। फिर मैंने आपको बताया ये जरूरी है क्योंकि देखो तुम कभी से पढ़ रहे हो, 1 घंटा आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे के बाद रिविजन नहीं करोगे तो सारी चीजें भूल जाओगे, बराबर। तो इसीलिए ये जरूरी है। हीटिंग इफेक्ट के बाद ये मत बोलना मैं टाइम पास कर रहा हूँ ताकि मेरे नंबर ऑफ आवर्स बढ़े, आपका वर्क व्यू, ये सब नहीं चाहिए अपने को क्या, तुम पढ़ो, मजे से पढ़ो बस। हीटिंग इफेक्ट में सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था वाटर हीटर के बारे में। वाटर हीटर के बाद बताया मैंने आपको बॉयलर के बारे में। फिर मैंने बताया था ये नाइक्रोम कॉइल। नाइक्रोम कॉइल के बाद हमने बताया था टंगस्टन विच इज यूज्ड इन बल्ब। ये सारी चीजें करने के बाद फिर मैंने आपको बताया 1 kWh 1 kWh। इसमें मैंने आपको बताया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। फिर आपको बताया 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में मैंने आपको बताया 3 वायर, लाइव, अर्थ, न्यूट्रल, 3 वायर बताया, बराबर। फिर 3 वायर में इनका पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है। न्यूट्रल अर्थिंग, सॉरी, लाइव और न्यूट्रल का अर्थिंग जो होता है कनेक्टेड टू ग्राउंड होता है। ये सारी चीजें बताने के बाद फिर मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, उसके कॉज क्या है, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो फ्यूज यूज करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब एक टॉपिक हमारा लास्ट बचा, दैट इज और ओवरलोडिंग। चलिए अब ओवरलोडिंग की बात करते हैं। अच्छा, ओवरलोडिंग होता कब है? इट इज स्पेशली इन समर। जब जब गर्मी का टाइम रहता है ना, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है पता है? बहुत सारे अप्लायंसेस हम एक साथ यूज करते हैं। सपोज फ्रीज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें एक साथ यूज कर रहे हैं। मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भी यूज कर रहा है भाई। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जितना करंट हमें चाहिए रहता है, सपोज अगर हमें 100 करंट चाहिए तो 100 करंट हमें गर्मी में नहीं, हमें गर्मी में 150 करंट चाहिए। तो वो 50 करंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं क्या करूंगा, ज्यादा करंट यूज कर रहा हूँ। तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी क्या करेगा, ज्यादा करंट यूज करेगा। अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर ज्यादा करंट यूज कर रहा है तो ट्रांसफॉर्मर की भी भाई कुछ तो औकात है ना, लिमिट है। तो ट्रांसफॉर्मर ना ब्लास्ट हो जाए, उसी पार्ट को हम बोलते हैं ओवरलोड। चलिए समझा दूं मैं यहाँ पर फटाफट। Many times, particularly in the summer season, huge electrical power is used in the evening due to home lighting, fans, air conditioner, use of electricity in shops. बराबर, गर्मी के टाइम में ज्यादा करंट हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा वो देखो। ऐसा, ये मेरा एनर्जी मीटर है, बट मैं ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली यूज कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मोर अमाउंट ऑफ करंट इज यूज, पावर ज्यादा यूज हो। आगे देखो, एज द रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। सब लोग ने आजू बाजू में ट्रांसफॉर्मर देखा है, कभी ब्लास्ट होते हुए देखे क्या? ट्रांसफॉर्मर पंप बहुत तेज आवाज आता है। वो ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट ही इसीलिए होता है क्योंकि उस भाई उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। उसकी कैपेसिटी थी 100 की, तुम उससे 200 करंट ले रहे हो। तो वो जब अपने कैपेसिटी के ऊपर जाएगा तो उसके अंदर भी एक फ्यूज वायर होता है, जिसकी वजह से और ये तो दो चीजें हो गई। उसके अलावा क्या होता है पता है? एटमॉस्फेयर भी तो गर्म है, टेम्परेचर भी तो गर्म है। मई का महीना चल रहा है, समर सीजन की बात कर रहे हैं, गर्मी पहले से ही है, ऊपर से करंट ले लेके और गर्मी बढ़ा रहे हैं। ट्रांसफार्मर बोलता है भाई चल अब 1 हफ्ते तक तुम लोग मजा करो, मैं खराब हो रहा हूँ। जब मैं खराब हो जाऊंगा 1 हफ्ते तक तुमको क्या करना पड़ेगा, मजा करना पड़ेगा। इसके बाद एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, इफ द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, कैपेसिटी इनसफिशिएंट, तो उसका फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट एंड द सप्लाई गेट्स शट डाउन। मस्त एकदम। ट्रांसफार्मर बोलेगा बस बहुत नाटक देख लिया तुम लोग का, बहुत तुम लोग करंट यूज कर रहा है, गर्मी आ गया मतलब मेरे को यूटिलाइज करोगे ज्यादा, चलो मैं बंद, वो बंद। अब हमें क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, नया ट्रांसफार्मर लाके फिट करना पड़ेगा। कभी तुमने गांव साइड देखा रहेगा लाइट चली जाती है तो 1-1 हफ्ते बाद आती, क्यों? क्योंकि नया ट्रांसफार्मर लाने में टाइम लगता, बराबर। सच इवेंट्स ऑकर ड्यू टू ओवरलोडिंग, और ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं भाई, तो ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। आई होप आपको ओवरलोडिंग भी समझ में आया रहेगा। अब इसके बाद करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी तक देखो मैंने बोला ना, डोमेस्टिक सर्किट में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। और जब भी बड़े सर्किट्स होते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्या यूज करेंगे भाई यहाँ पर, तो हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर विच इज ऑल्सो नथिंग बट योर MCB। चलिए इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, इनका काम, ये दिखते ऐसे हैं और इनका काम क्या रहता है, व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस, सर्किट के अंदर जब करंट बढ़ रहा है, दिस स्विच ओपन्स
एंड करंट स्टॉप। ये स्विच क्या हो जाता है, देखो ये ऊपर जो हमने किया ना, ये कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, और जब ये नीचे आ जाता है तो उसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, अपने आप आता है, तुमको नीचे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबी आर इन यूज, अलग अलग टाइप के एमसीबी यूज में है, जैसे कि देखो ये एक सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये चौपल है, बराबर। तो मतलब क्या, इनका पावर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा हैवी अप्लायंसेस के लिए, ये कम वाले अप्लायंसेस के लिए भी चलेगा। तुमने घर में ये डबल वाले देखे रहेंगे, या फिर ऐसा 3 वाला देखा है, बराबर। तो आई होप आपको ये एमसीबी का पार्ट भी समझ में आ रहेगा। इसे हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। सर्किट ब्रेकर मतलब क्या, एक और बार सुन लो। सपोज ये मेरा घर है और मेरे घर में 4 रूम है, तो अलग अलग रूम में मैं ये लगा दूंगा, यहाँ पर फ्यूज वायर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं जानबूझ के करंट बंद करना चाहता हूँ, तो एक एमसीबी यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, और सबको कनेक्ट कर दूंगा मेन से। अब सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि जो फर्स्ट रूम है इसके अंदर मुझे करंट नहीं चाहिए, तो यहाँ का एमसीबी में गिरा दो। अगर मैं एमसीबी गिरा दिया तो इस रूम में करंट नहीं होगा, बाकी तीनों रूम में करंट होगा। वो काम होता है एमसीबी। ये सर्किट्स को ब्रेक करता है, सर्किट को पूरा खत्म नहीं कर रहा है, जस्ट सर्किट को ब्रेक कर रहा है। और अगर सपोज करंट बढ़ रहा है तो उस टाइम पर ये पूरा का पूरा खराब हो जाए, बराबर। मतलब मोर अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। उस टाइम पर हमें इस एमसीबी को क्या करना पड़ेगा भाई, तो रिप्लेस करना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई, ये भाई यहाँ पर मेहनत हो रही है, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।